तो चलिए बच्चों, आज इस लेक्चर के सामने आप लोग बैठे हैं तो यहाँ ये समझने वाले हैं कि सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन की करेक्टनेस समझने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमें ये डायमेंशनल एनालिसिस बड़ी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी फार्मूले में, किसी भी इक्वेशन में डायमेंशंस ऑफ एलएचएस ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ आरएचएस। मतलब ये हो ही नहीं सकता यार कि किसी फार्मूले में जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस अलग अलग हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। मान लो यार, एक हमारे पास रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू गामा। तो बच्चों, सिंपल सी बात यह है कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बीटा गामा। सिंपल सी बात है कि यदि वो एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके डायमेंशन अलग अलग नहीं होते, उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। अच्छा, यहां पे हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि इन एनी इक्वेशन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरएचएस ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस। तो ये अलग डायमेंशनल फार्मूला हो गया, मतलब वो रिलेशन गलत है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपने किसी एग्जाम में कोई फार्मूला ड्राइव किया और आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये सही किया है कि गलत। तो यार एक सिंपल सा तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दीजिए वहाँ पे। आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, फिर राइट हैंड साइड का निकालिए। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, डायमेंशंस यानी एम, एल और टी, ए वगैरह यदि हो तो उनकी पावर सेम आ रही हैं, तो यू आर करेक्ट, आप सही हैं। हम एक प्रैक्टिकल करके बोलते हैं। हमने एक बात और बताई थी कि जैसे एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी हो, उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो काइनेटिक एनर्जी हो, वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे यार कोई सी भी एनर्जी हो। अच्छा, एक और बात, कोई बॉडी यदि मूव कर रही है, कोई बॉडी चल रही है और एकाएक रुक गई, तो क्या एनर्जी लॉस होगा? नहीं जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम एक बात करके देखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। आप सब बच्चे जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है और एकाएक वो बॉडी को रोक दिया गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अब हम देखते हैं कि इनके डायमेंशन में कुछ चेंज हुआ कि नहीं। वैसे तो आप जानते हैं कि चेंज तो हो गई नहीं, परंतु फिर भी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, हाफ से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, डायमेंशन तो ml, t वगैरह जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उनकी पावर होती है। तो हाफ लिखा रहने दो, m का डायमेंशनल फार्मूला l हो जाएगा और v का जो डायमेंशन फार्मूला है वो LT-1 होता है होल पावर 2। एक बड़ा ब्रैकेट और लगा दें। इधर देखो, m का m होगा, ऐसे लिखते हैं। g का क्या हो जाएगा? LT-2। यार g का मतलब एक्सेलरेशन होता है ना, h हाइट, काय में मेजरमेंट होगी यार? l में मेजरमेंट होगी। चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 को छोड़ दो क्योंकि ये डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन तो ये पावर है। ओके, हमने 1/2 छोड़ दिया तो ये हो जाएगा ml, इसका अंदर इंटू हुआ तो t-2। इधर देखिए जरा, m है, ब्रैकेट लगा देना चाहिए ना, ये है m, l का इस l में इंटू हुआ तो l स्क्वायर और t-2। यार ये देखिए ना, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम हैं। एक और कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये तो आपने देख ही लिया है, एक और हम देखते हैं। एक और देखिए, और उसमें आप जरा वो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना न्यूटन के, उनके बारे में अपन बात करते हैं। कौन सा ले लें? सेकंड ले लेते हैं।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने बोला है कि जो जो ये मल्टीप्लिकेशन होता है इनका कोई रोल नहीं है डायमेंशन में। इसे आप चाहो तो ड्रॉबैक मान सकते हो यार, चाहो तो, नहीं तो ड्रॉबैक क्यों मानो, हमें तो पावर को ही तो डायमेंशन बोलते हैं। एस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का तो एल होगा। यू टी का देखो, यू मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा एल टी माइनस वन, ओके। और टी का कितना हो जाएगा, टी का तो टी ही होगा, प्लस हाफ लिखा रहने दो यार, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, और ये टी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो टी स्क्वायर हो गया है। सॉल्व करो यार, इधर तो एल है, सामने देखिए आप, इस टी का इसमें इंटू होगा, इसकी पावर माइनस वन, इसकी पावर प्लस वन, क्या होगा यार बच्चों, तो अकेला एल बचेगा, प्लस ये टी पावर टू, ये टी पावर माइनस टू, कितना बचेगा, तो ये हाफ एल बचेगा। इन्हें ऐड मेड कर देने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर भी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर भी है, तो इक्वेशन करेक्ट है। तो अब आप ध्यान रखना बच्चों, ये आपका क्या आ गया, हम मान लेते हैं ये 3/2 आ गया, और 3/2 को तो छोड़ दो। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है मेरे पास, कि मान लो कि प्रेशर है, ये P का मतलब प्रेशर है, इसका ये प्रेशर है AX प्लस BY प्लस C। काम की बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। वो करेक्ट जब ही होगा जब डायमेंशन सेम होंगे। तो इसका मतलब बड़ी चीज है, ये समझो, मतलब जो इसके डायमेंशन होंगे वो इसके भी डायमेंशन होंगे। हाँ, P के डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ AX, आप अलग से लिख सकते हो इसे, या डायमेंशन ऑफ BX, या डायमेंशन ऑफ C। तो ये ऐड हो रहे हैं ना, ऐड में पावर पे कोई अंतर नहीं पड़ता, पावर पे अंतर पड़ता है इनटू में, मल्टीप्लिकेशन में, समझे ना। तो एडिशन है तो मतलब P का डायमेंशन इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, और इसके बराबर भी होगा। ये काम की बात है, तो प्रायोरिटी देके इस चीज को समझ लीजिए। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात यहाँ पे कर रहे थे, तो कुछ बड़े अच्छे इसके एप्लीकेशन हैं, बहुत ही प्यारे और सुंदर एप्लीकेशन है। तो पहला हम करते हैं, देखिए आप जरा, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B इफ द रिलेशन F इज इक्वल टू A अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट है पूरा बना देते हैं, प्लस BT स्क्वायर, वेर F इज द फोर्स, X इज द डिस्टेंस एंड T इज द टाइम। A और B नहीं दिए, वो कुछ हैं। तो हमने क्या बोला था कि यदि हमारे पास F इज इक्वल टू A अंडर रूट एक्स प्लस BT स्क्वायर है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो हमने क्या बोला था कि डायमेंशन ऑफ F, फार्मूला बोल देना यार, इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अंडर रूट एक्स। F का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है आपको, ये होता है MLT माइनस टू। तो ये A तो यहाँ पे लिखा ही रहेगा, X का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, L/2, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, X इज डिस्टेंस, X का L होगा, अंडर रूट लगा है तो 1/2 लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो A के जो डायमेंशन फार्मूले होंगे, इस L को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा MLT माइनस टू अपॉन L पावर 1/2। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 है, तो चलो यार कर ही देते हैं A। तो ये हो जाएगा M और L की पावर 1 माइनस 1/2 और T की -2। तो कितना आया ये, 1 में से 1/2 यदि जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो A का जो डायमेंशन फार्मूला आ गया हमारे पास, वो आपका कितना आ गया, वो आ गया ML पावर 1/2 और T की पावर -2।
2। ए आ गया, ओके। बी भी निकालने वाले हैं अपन। ये है एफ का डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। रख दो यार इन लोगों के डायमेंशनल फार्मूला। एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एम एल टी माइनस 4। बड़े ब्रैकेट में अपन यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। अब इनने पूछा क्या था, अब इनने पूछा था कि ए अपान बी क्या होगा। कर दो यार ए अपान बी, ये वाली चीज ले लो और ये वाली ले लो। तो हम निकालते हैं ए अपान बी। तो ए कितना है, ए है एम एल पावर 1 अपान 2 टी माइनस 2 अपान बी कितना है, बी है एम एल टी पावर माइनस 4। चलो यार करो, सॉल्व करो। तो a अपान बी इज इक्वल टू एम से तो m कैंसिल कर दो, बड़ा ब्रैकेट बाद में लगा देंगे, किसी को बोलना मत भी। तो ये ऊपर गया तो l पावर 1 अपान 2 माइनस 1, और ये ऊपर गया माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा। अब लगा दिया अपन ने बड़ा ब्रैकेट। तो a अपान बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया l की पावर माइनस 1 अपान 2 और t की पावर 2। ये है बच्चों हमारा a अपान बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और समझते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। इस बार a इंटू बी बोला है उन्होंने, बोल सकते हैं ना, उन्हें बोलते रहने की तो आदत है। इन द रिलेशन p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। चलिए हमें p पावर है बच्चों, इसे प्रेशर मत समझना। ये है b माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, और x को इन्होंने डिस्टेंस बोला। तो जो डायमेंशन इसके होंगे वही डायमेंशन इसके होंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर। तो b का तो डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर, टेंशन खत्म हो गया। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हाँ ये प्लस या माइनस होते हैं ना, तो जो इसका डायमेंशन है वही इसी का डायमेंशन होगा। समझ गए ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान में रखिए। अब हम नीचे की बात करें, ऊपर का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। दोनों का एल स्क्वायर होगा, 1 2 3 4 5 इंटू फिंटू से तो पहले कोई आंसर नहीं, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, हम यहाँ पे बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कर दिया हमने। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इनका दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। नीचे अभी अपन ने पता नहीं है तो 80 लिख दिया। आप एक काम करिए, आपको a चाहिए तो आप क्या लिखोगे, एल स्क्वायर अपान p इंटू टी। चलो भैया p और t का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। पावर बोला है, p क्या बोला इन्होंने, पावर। याद आ रहा है क्या आपको, पावर ए का जो डायमेंशन, ऊपर तो एल स्क्वायर हो गया, लिखा रहने दिया हमने। नीचे पी की बात करें, पावर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। पावर का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 होता है। तो पावर का रख दिया हमने एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और इसके बाद ये जो टी है इस टी का भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। टाइम है ना, दिया है ना, डिस्टेंस टी इज टाइम। करो सॉल्व। तो हमें ए का डायमेंशनल फार्मूला निकल आएगा, ये हो गया एल स्क्वायर, नीचे वाला एक बार में सॉल्व कर लो जरा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। इसका 1 है, इसका 2 है। चलिए ऊपर ले आइए, तो ए इज इक्वल टू ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 1। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, और t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t पर प्लस 2। अब करना क्या है, अब उन्हें निकालना है a इंटू बी। ए का फार्मूला कितना था, ये तो ये हो जाएगा आपका m माइनस 1 टी स्क्वायर, और b का तो l स्क्वायर था। तो बच्चों
ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा m-1 l² और t स्क्वायर। ये हमारा a इंटू बी का फार्मूला हो गया है, m-1 l² और t स्क्वायर। नोट क्यों नहीं कर लेते हो आप? नोट कर लेना चाहिए। एक और कर लेते हैं, फिर अपन इसका थर्ड और लास्ट करेंगे। वैसे फोर्थ एप्लीकेशन भी है कि डायमेंशनल फार्मूले से यूनिट निकाल लेते हैं अपन, बताएंगे, बताना पड़ेगा ये भी। चलिए नेक्स्ट, द वान डेर वाल इक्वेशन फॉर ए गैस इज इक्वल टू P प्लस A अपॉन V², V माइनस B इज इक्वल टू RT। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B। अच्छा, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू RT। इनने दिया क्या है? P प्लस A अपॉन V वॉल्यूम स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। मतलब इसका पूरा जो डायमेंशन होगा वो पावर का होगा, सॉरी प्रेशर का होगा। पावर नहीं यार, प्रेशर का होगा। तो ये भी प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही होगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि A अपॉन V² इज इक्वल टू प्रेशर, A अपॉन V² इज इक्वल टू प्रेशर। यार ये प्रेशर है ना, तो ये प्रेशर है तो इसका भी इतना ही होगा। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू V²। यार प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद आ रहा है क्या? प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला याद आ रहा है क्या? ml-1 t-2, ml-1 t-2। ये हो जाएगा ml-1 t-2। ये प्रेशर का रखा है, V का तो LQ होता है, तो LQ का स्क्वायर भी है। और सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा ml-1 t-2 इंटू ये हो जाएगा L की पावर 6। कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। A इज इक्वल टू हो जाएगा ml-1 प्लस 6, ये बेस से में तो ऐड हो जाएंगी, t-2। तो A का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया वो आ गया ml5 t-2। ये आपका वान डेर वाल ने आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन किए थे। पता, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, आइडियल है। और आइडियल का मतलब होता है क्या बच्चे? आइडियल का मतलब आइडियल ही होता है, सही नहीं होता वो। हाँ, आइडियल का मतलब आइडियल होता है, और आइडियल सही नहीं होता, सही तो रियल होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को गैसेस फॉलो नहीं करती। तो वान डेर वाल ने कहा इसलिए नहीं करती कि यहाँ पे हमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो फिर हमने कुछ करेक्शन किए। अभी तो हमें ये भी निकालना है, ये दूसरा टर्म V है, तो V माइनस B वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम होगा। तो सीधी सी बात है कि V माइनस B मतलब डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा। तो B का यदि हमें डायमेंशन निकालना है तो इसका क्या होता है? LQ होता है। तो B का जो डायमेंशन फार्मूला हो गया वो LQ हो गया है। और बच्चों ये हमने यहाँ पे किया दूसरा एप्लीकेशन। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब समझ गए हो कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला आपके पास है, उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होता है। तो यही होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अच्छा इसलिए है कि ये एप्लीकेशन आपको फैसिलिटी देता है। आप कई फार्मूले इसी से ड्राइव भी कर सकते हो, बस पता होना चाहिए डिपेंडेंसी। उन्होंने कहा कि A B पे डिपेंड है और C पे डिपेंड है, परंतु B और C पे डिपेंड कैसा है ये नहीं पता। कि जैसे उन्होंने कहा कि राम श्याम पर निर्भर करता है, तो श्याम पे निर्भर क्या करता है कि श्याम 2 घूंसे मारता है तो राम 4 घूंसे मारता है। यार श्याम भजन गाता है तो राम भी भजन गाता है। अब हमें पता नहीं है कि वो घूंसे मारता है कि भजन गाता है। वो हमें निकाल के कौन देगा? वो डिपेंडेंसी हमें निकाल के देगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या है? टू ड्राइव द रिलेशनशिप एमंग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल के देता है डायमेंशनल फार्मूला। कैसे देता है? तो
तो सीधा एप्लीकेशन मोड में जाओ, डायरेक्ट एप्लीकेशन मोड में जाओ। तो सिंपल सी बात क्या है, उन्होंने दिया क्या है, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। सेंटीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स टूवर्ड सेंटर। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ वर्क करने लगता है उसी फोर्स को बच्चों हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंटीपिटल फोर्स, फोर्स का कोई टाइप नहीं होता, फोर्स का एक नेचर होता है। जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ रिवाल्व हो रही है तो हो रही है। फिर तो जब सन के चारों तरफ अर्थ रिवाल्व हो रही है तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ पे, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसे सेंटीपिटल फोर्स दे देता है ना। वैसे तुम्हें पता है सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है ना, तो हम निकालेंगे। तो क्या बोला, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कुलर ऑफ रेडियस। तो इन्होंने बोला कि ये मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड कैसे करता है ये अपन ने नहीं पता, तो यार हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a लगा दो। a वो डिपेंडेंसी है, a यदि +1 आ गया मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, a -1 आ गया तो m नीचे चला जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो ये डिपेंडेंसी है a। हमने प्रोपोर्शनल लिखा, उन्होंने बोला थोड़ी है डिपेंड करता है बोला है, तो हमने यहाँ पे पावर a मन से लगा दी, अपने मन से। मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी में भी एक पावर मन से लगा दो, क्योंकि जैसा मास पे डिपेंड कर रहा है वैसा वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा होगा। नहीं यार, कुछ अलग भी हो सकता, सेम भी हो सकता है यार, परंतु हम तो चांस नहीं लेंगे। और तीसरा क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर c। मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, अब इन तीनों को आप एक साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि F इन तीनों पे डिपेंड करता है। कैसा डिपेंड करता है वो हम निकाल लेंगे तो फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, b पावर b और r पावर c। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट का भी इनटू कर दो, परंतु डायमेंशनल फार्मूले में इस कांस्टेंट मास्टेंट का कोई रोल नहीं है। 1 2 3 4 5 हम डायमेंशनल फार्मूले में कहाँ लेते हैं, तो ये कांस्टेंट यूज कर लिया कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m पावर a, b की पावर b, r की पावर c। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता है कि इसके डायमेंशनल फार्मूले बराबर इसके डायमेंशनल फार्मूले होंगे, और इससे हम तब तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। तो बोल देना चाहिए ना, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही बोलेंगे। तो हम क्या करें, हम ये लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। ये बातें हम लिख देंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए कितना बच्चों, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2। चलिए के को तो छोड़ दो यार, कांस्टेंट है, मन से लगाए, 1 2 3 4 5 होंगे। m का ले लो, m का डायमेंशनल फार्मूला तो m होता है होल पावर a। v का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, v का फार्मूला होता है LT-1 होल पावर b। और r का डायमेंशनल फार्मूला तो यार r का मतलब तो लेंथ होता है होल पावर c। इसे सॉल्व करिए, तो ये है आपका mLT-2, ये हो जाएगा m की पावर a, बड़ा ब्रैकेट लगा देना यार, m की पावर a, l की पावर c है और l की पावर 1 है, तो पता है l पावर क्या हो जाएगा, l पावर 1 प्लस c हो जाएगा। और अच्छा 1 प्लस c कैसे हो जाएगा सर, इसका अंदर इंटू करना पड़ेगा ना b का, तो b का इंटू करो, एक बार और कर लेते हो यार, l की पावर b और t की पावर -b और ये l की पावर c, ये b है ना पावर, इसका इंटू करना भूल गए थे यार, थोड़ी सी देर में ही पता लग गया।
तो ये हो जाएगा ml(t-2), सामने देखिए बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा लगा दो, तो m पावर a हो गया, l पावर c और l पावर b हो जाएगी l पावर b प्लस c, और फिर हो जाएगा t की पावर, अच्छा प्लस क्यों लगाते हो सर, ये हो जाएगा t की पावर माइनस b। और अब देखिए हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन पावर होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, कंपेरिजन ऑफ पावर। a इज इक्वल टू 1 आ गया, देखो ना m की पावर a है, m की पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, इसकी पावर b प्लस c है और इसकी पावर 1 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, इसकी पावर -2 है और इसकी पावर -b है, तो -b इज इक्वल टू -2। हमें a पता लग गया, a 1 है और b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, माइनस माइनस से कैंसिल कर दो तो b इज इक्वल टू 2 है। यार b इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दो, b इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दो, तो हमें c भी मिलाएगी, c भी तो निकालना पड़ेगा ना, a b c 3 पे डिपेंड कर रहा था तो तीनों निकालना पड़ेगा, तो b की वैल्यू यहाँ रखी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की जगह 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1, c आ गया, a आ गया और b आ गया है। इनके वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट अप द value of a, b and c in equation first, हम इक्वेशन फर्स्ट में a b c की वैल्यू रख देते हैं, तो रखो, यह है 1, तो f इज इक्वल टू क्या आया, m की पावर a, तो m की पावर a मतलब m की पावर 1, v की पावर b, b कितना आया बच्चों, b आया है 2, तो ये हो जाएगा b की पावर 2, और r की पावर c है, c पावर -1 आया है, c पावर -1, यहाँ पे k लिखना भूल गए थे अपन, c क्यों लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन c थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे, तो b की पावर 2 और r की पावर -1, ये r की जगह c लिख, r की पावर लिखना है ना c, तो बच्चों k तो हमने यहाँ फिर से लिख दिया, तो f इज इक्वल टू, इस r को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा mb² अपॉन r, k की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा mb² r। यार ये ही तो फार्मूला होता है किसका, सेंटीपिटल फोर्स का, पहले भी तो बता दिया था आपको कि mb² अपॉन r सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। यस, एक और कर लेना चाहिए ना, एक और कर लेंगे, चलो कॉन्सेप्ट तो यही यूज होने वाले हैं। द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास m ऑफ द बॉब, लेंथ l ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू g, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स। पीरियोडिक टाइम के लिए निकालना है, तो पीरियोडिक टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m ऑफ दी बॉब, यानी कि m की पावर a। पहली बात हमारे पास आ गई, लेंथ l ऑफ दी पेंडुलम, यानी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द l की पावर b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो तीसरी बात आ गई, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर क्या लगा दी, c लगा दी। तीन चीजों पे ये डिपेंडेंसी दी है, ए बी सी हम निकाल लेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे तो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो हम क्या करें, इन तीनों को एक साथ मिला दें, इन तीनों को एक साथ मिला दिया तो क्या लिखेंगे, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b और g की पावर c। इक्वल भी कर दो, एक k लगा दो, k की बात अपन बाद में करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में तो k का कोई रोल है ही नहीं। c, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। फिर बिल्कुल वैसा ही पहले की तरह अपन करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। तो बच्चों चलिए हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS टी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? टी का डायमेंशनल फार्मूला तो टी ही होता है। तो m नहीं होते उसमें, l नहीं होता उसमें, तो t अकेला होता। पूरा लिख लो क्योंकि पावर को कंपेयर करेंगे ना बच्चों। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, m का डायमेंशनल फार्मूला m पावर a, तो a लगा है तो m का m होता तो पावर a कर दी। l का फार्मूला है l और ऊपर क्या लगी है? पावर b। और g का जो फार्मूला होता है वो होता है LT माइनस 2 होल पावर c। के अपन ने नहीं लिखा, के तो कांस्टेंट है, डायमेंशन को इफेक्टेड नहीं करता है ना, इसलिए हमने के को नहीं लिखा है। तो ब्रैकेट भी लगा दो तो ये हो जाएगा m पावर 0 l पावर 0 t इज इक्वल टू m की पावर a है तो एक बार लिख देते हैं यार, m पावर a, l की पावर अपन ने b लिख दी और यहाँ c का अंदर इंटू करें तो l की पावर c इंटू l की पावर 2c 2 का इंटू हो जाएगा इसमें। अब एक और बार कर लो, ये हो जाएगा m पावर 0 l पावर 0 t इज इक्वल टू ये हो जाएगा m पावर a और l पावर b प्लस c, l पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको वही करना पड़ेगा जो आप हमेशा कर रहे हैं, कंपेयर द पावर को कंपेयर कर दिया जाए। करो, m की पावर है, m की पावर 0 तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। पहली वैल्यू तो हमें मिल ही गई। l की पावर b प्लस c, l की पावर 0 तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद t की पावर 1 और t की पावर माइनस 2c, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये c भी मिल गया। और अपन क्या करें? c की वैल्यू यहां रख दो तो b की निकल आएगी ना। b कौन निकालेगा? b भी तो हम ही निकालेंगे ना बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा? b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 और 0। हम ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। रखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट के रखा रहने दो, m की पावर a है, a तो 0 है तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर b है और b कितना है? प्लस 1/2, स्मॉल l है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद g है, g की पावर c है और c इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। तो पता है t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के m की पावर 0 का मतलब 1 होता है, m की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो l की पावर 1/2, l पावर 1/2, ये नीचे ले आओ तो ये g की पावर भी 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो दोनों अंडर रूट में लिख लो ना यार। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k अंडर रूट l/g। अब डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलती है, वो हमें मन से रखनी पड़ती है, लिमिटेशंस में है। हमें पता है कि k का मतलब 2 पाई होता है, हम जानते हैं, तुम नहीं जानते परंतु हम जानते हैं कि k का मतलब 2 पाई, तो अब तुम्हें भी जानना चाहिए, ये मन से लिखना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l/g। और ये ही है बच्चों पीरियोडिक टाइम का फार्मूला, ये ही है वो पीरियोडिक टाइम का फार्मूला। यस, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके बोर्ड पे जो किया गया है वो पीरियोडिक टेबल का फार्मूला है। तो अब आपने पूरा फार्मूला ध्यान से देख लिया। एक फार्मूला और ड्राइव कर लेना। देखो, पहले में हमने समझा,
दूसरे में हमने मास्टरी की, और तीसरा एक और कर लेते हैं परफेक्टनेस के लिए। तो परफेक्ट तो होना जरूरी है, क्योंकि कैरियर अच्छा उनका बनता है जो परफेक्ट होते हैं। एक ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं पढ़ी और जिसका आप डेरिवेशन एक्सप्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, तो ये अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तो बच्चों, द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। Its period of revolution t depend upon radius r of orbit, mass m of the sun, the gravitational constant g. So dimensionally that t square is directly proportional to rq. मतलब हमें प्रूव क्या करना है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rq, ये हमें प्रूव कर देना है। तो प्रूव करने के लिए पीरियोडिक टाइम ऑफ प्लैनेट और इन जो चीज़ें उन्होंने डिपेंडेंसी दी है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब फार्मूला आएगा तो हम बता देंगे ये बात। तो चलिए करते हैं। टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए, पहला रेडियस बोला, फिर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर बी, दूसरा मास बोला, और तीसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी, ये इन्होंने बोला है। इन तीनों को एक साथ लिख देना, ये अलग अलग क्या कर रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर ए, एम पावर बी और जी की पावर सी। इक्वल कर दो यार, टी इज इक्वल टू हो जाएगा के आर की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। अब आपको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर एच एस। ये कर लेते हैं, जब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ना तो हम ये प्रूव कर लेंगे। तो रिलेशन डायमेंशनल फार्मूला लिखो। टी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 l0 और t। r मतलब लेंथ, मतलब ये हो जाएगा r की पावर ए, वो पावर हमने दी है ना यार, और फिर इसके बाद m की पावर b है, तो यहाँ पे हो जाएगा m पावर b, और फिर g का डायमेंशनल फार्मूला m-1 l3 t-2 होता है, ये होता है m-1 और LQ t-2 हम निकाल चुके हैं, LQ t-2 ये होता है इसका फार्मूला, और इसके होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा C, थोड़ा सा बड़ा होगा m-1 LQ t-2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है, हम पहले भी ये निकाल चुके हैं। तो आगे करें, ये हो जाएगा m0 l0 t इज इक्वल टू l की पावर a लिखा रहने दो, m की पावर b ये भी लिखा रहने दो, c का अंदर इनटू कर दो, तो ये हो जाएगा m पावर माइनस c, l पावर 3c और t की पावर -2c। अब सबको जरा बेस जिनके सेम हैं उनकी पावर को ऐड कर दीजिए। माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा यार, माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, परंतु ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t इज इक्वल टू, सबसे पहले m पावर b माइनस सी, पहला आ गया, ये दोनों को ऐड किया, फिर l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर a प्लस 3c हो जाएगा, फिर t की पावर क्या होगी, इधर तो t है ही नहीं, तो t की पावर -2c होगी। लो भैया, अब हम क्या करेंगे, वो ही करेंगे जो हमेशा कर रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे। किसका करेंगे, पावर का, पावर का कंपैरिजन किया, तो m की पावर b माइनस सी है तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, l की पावर a प्लस 3c है तो a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, t की पावर -2c है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। यार c की वैल्यू यहाँ रख दो और c की वैल्यू यहाँ रख दो, तो अपन यहाँ पे करें b -1/2, तो ये हो जाएगा +1/2, तो 0 हो जाएगा। c की वैल्यू -1/2 आई है ना, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। फिर यहीं पे इसकी वैल्यू रख दो,
तो ये हो जाएगा a प्लस, प्लस क्यों होगा, माइनस हो जाएगा, ये है ना माइनस, तो ये -3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3/2 ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं सर, 3/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। a, b और c, इनकी वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, t इज इक्वल टू के r की पावर a, तो a मतलब 3/2, r की पावर 3/2, फिर m की पावर b, b की पावर -1/2, तो m की पावर b तो -1/2, और फिर g की पावर c, g की पावर c, c कितना है -1/2, तो c g, ऐसे g लिखेंगे -1/2। मतलब एक बात तो देख लो यार, यहाँ पे k और ये सब अंडर रूट है, RQm -1 और g -1, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर भी लिख दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अपन के की जगह जब स्क्वायर करा तो स्क्वायर लिख देते हैं, चलो। और ये क्या बचेगा, RQm -1 और g -1। बच्चों ये मास ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों हैं कांस्टेंट। हटा दो, कांस्टेंट हटा दो, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया है। तो बच्चों ये डायमेंशनल फार्मूले का तीसरा एप्लीकेशन था। अब यार हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में इतनी अच्छाइयाँ पढ़ी हैं, बहुत से गुणगान गाए हैं इसके, है ना, थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं डायमेंशनल फार्मूले के। तो वो 3 लिमिटेशन तो आपको देख लेना चाहिए। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। आपने देखा कांस्टेंट के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा था। t इज इक्वल टू k√L/g आया था, तो k की वैल्यू 2π हमने मन से रखी थी, हमें पता थी तो रख दिया। आप क्या करोगे, आपको भी पता हो जाएगा, परंतु ये पहली चीज थी। दूसरा, द फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन etc कैन नॉट बी ड्राइव। यार जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होंगे, जिसमें लॉग होगा, जिसमें e⁻x होगा, वो तो कोई डायमेंशनल फार्मूले में है ही नहीं, तो वो इसमें कभी भी इससे ड्राइव नहीं हो सकते। जैसे हम एक बात बताएं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग n0/n है कुछ, परंतु ये फार्मूला इससे ड्राइव नहीं होगा, ये इससे ड्राइव नहीं होगा। तो ऐसे फार्मूले इनसे ड्राइव नहीं होते हैं, ये इनकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन है, अब इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर और स्केलर। मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताएगा यार, डायमेंशन केवल पावर बताता है, डायमेंशन डायरेक्शन नहीं बताता। समझ गए ना। हमने एक बात और आपसे कमिटमेंट किया था कि डायमेंशनल फार्मूले से हम यूनिट निकाल देते हैं। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT-1 है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और T-1 मतलब सेकेंड इनवर्स, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। ऐसे यदि मान लो हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की होती है LT-2, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड -2। ऐसी सबकी निकाल लेते हैं। अब बोलोगे फोर्स की न्यूटन होती है सर, तो न्यूटन किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, mLT-2, तो m की यूनिट हो गई kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो ये क्या बोलते हैं, ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो बच्चों ये था
एक बहुत अच्छा डायमेंशनल एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन, और हम मिलते हैं नई जानकारियों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम।